अब हम स्प्रेडशीट के प्रयोग से डाटा का विस्तार करने के लिए ग्राफ की सहायता कैसे ली जाती है, अब हम वो पढ़ेंगे। संख्यात्मक डाटा जब छोटी मात्रा में हो तो उसे समझना, उसकी व्याख्या करना सरल प्रतीत होता है। जैसे हम आसानी से कह सकते हैं कि भारत की जनसंख्या 1.324 करोड़ है, राघव की हाइट 5 फीट 11 इंच है, एक कार 1 लीटर 40 किलोमीटर की यात्रा कर सकती है, इत्यादि। जब बहुत सारा डाटा प्रेजेंट करना हो तो जैसे मान लीजिए 45 बच्चों का वार्षिक परीक्षा के अंक क्रमानुसार इस प्रकार है। ये आपके 45 बच्चों के अंक दिए हुए हैं। इस डाटा को समझने के लिए ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। इन छात्रों के रोल नंबर के अनुसार रखने पर समझना आसान हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इनको ऑर्गेनाइज करेंगे। तो पढ़ते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, स्प्रेडशीट। तो स्प्रेडशीट का यहाँ पे आपको डायग्राम दिया गया है। स्प्रेडशीट क्या होती है? स्प्रेडशीट एक कंप्यूटर एप्लीकेशन है जो डाटा को स्टोर करने में मदद करता है। स्प्रेडशीट के उदाहरण है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, लाइब्रेरी ऑफिस, कैल्सी एंड गूगल शीट्स। ये सब क्या स्प्रेडशीट के एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे आपको स्प्रेडशीट दी हुई है। तो ये देख रहे हैं, ये हमारा क्या है, कॉलम है। ये हमारा फॉर्मूला बार है जिसमें हम फॉर्मूला लिख सकते हैं। ये वाला वाइट जो दिख रहा है, ये पूरी हमारी वर्कशीट है जिसमें हम अंक को एंटर करते हैं। ये हमारा इसका छोटा सा जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं सेल, जो हॉरिजॉन्टल होता है उसको हम बोलते हैं रो। ये है सेल एड्रेस, जो हमें बताता है कि जो सेल है इसका क्या एड्रेस है, क्या इसकी रो है एंड क्या इसका कॉलम है, वो हमें क्या बताता है, सेल एड्रेस। ठीक है बच्चों, तो आगे देखते हैं हम। रो 1 में हेडिंग लिखने के कारण से हेडर रो कहा जाता है। फर्स्ट में जब हम हेडिंग लिखते हैं तो हेडर रो कहते हैं। हर वस्तु की पहचान के लिए उसके एट्रीब्यूट की एक तय वैल्यू होती है जिसे हम डाटा कहते हैं। डाटा के प्रकार टेक्स्ट, नंबर, डाटा, इमेज, ऑडियो और वीडियो है। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। मैडम क्लास 6 में हमने डाटा को टेबुलर फॉर्मेट में लिखने समझा था। मैंने ऊपर दिए डाटा को उपयुक्त हेडिंग के साथ ऑर्गेनाइज कर दिया है। तो अब हम देखते हैं। परसेंटेज ऑफ 45 स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 ए इन फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन डिस्प्ले रोल नंबर वाइज। जब इन्हें 45 बच्चे ऊपर दिखे हुए थे वो ऑर्गेनाइज नहीं थे, अब इसमें हमने क्या किया, उनको ऑर्गेनाइज किया है। तो यहाँ पे हम उसको रोल नंबर वाइज लिख रहे हैं। रोल नंबर फर्स्ट है हमारे पास 1 2, ये सब हमारे रोल नंबर हो गए बच्चों के। ठीक है बच्चों, तो ये सब हमारे रोल नंबर है और उसके कोरस्पॉन्डिंग इन बच्चों के मार्क्स दिए गए हैं। ठीक है बच्चों, अब हम आगे पढ़ते हैं। वाह राघव, ये सराहनीय है कि आपने टेबल की सहायता से डाटा को दर्शाया और टेबल को उचित हेडिंग दी और डाटा को ऑर्डर में यानी रोल नंबर के क्रम में लगाया है, जो कि एक उत्कृष्ट टेबल का उदाहरण है। इस डाटा का विश्लेषण जैसे कि सबसे अधिक अंक या सबसे कम अंक ढूंढने के लिए या तो आप हर अंक का ध्यान में से देखें या फिर कक्षा 6 का में प्रयोग किए गए मैक्स और मिनिमम फंक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो हमने डाटा ऑर्गेनाइज किया है इसको हम बहुत इजी से हम ये देख सकते हैं किस बच्चे के मार्क्स सबसे ज़्यादा है, किसके सबसे कम है। तो ये हमारा इसमें डाटा देखना बहुत इजी हो जाता है। ठीक है बच्चों, अब आगे पढ़ते हैं। पर मैडम इसमें हमें सिर्फ सबसे ज़्यादा या कम बच्चे मिलते हैं, जो कि किसी या जो एक या एक से ज़्यादा बच्चों के भी हो सकते हैं। क्या कोई ऐसा तरीका है जो हमें बच्चों के रोल नंबर भी दिखाए और मन भावन हो? अभी तो यह 45 है, यदि ये और भी ज़्यादा हो तो इसका विश्लेषण काफ़ी समय लेगा। तो बच्चा क्या कह रहे हैं, हमें इससे भी इजी तरीका मिल जाए। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं। ए पिक्चर इज ए वर्थ ऑफ 1000 वर्ड्स। ठीक है बच्चों, इसमें हम आगे पढ़ते हैं। हजारों शब्दों की अभिव्यक्ति से अधिक शक्तिशाली एक चित्र होता है। ठीक बात है, अगर आप 100 वर्ड्स बोले, अगर आप वही चीज़ एक डायग्राम में बता दोगे तो वो डायग्राम ज़्यादा समझ में आता है बच्चों को। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं। हम चार्ट ग्राफ का प्रयोग कर सकते हैं। चार्ट और ग्राफ का प्रयोग जटिल जानकारी को आसान बना सकता है और डाटा में पैटर्न और प्रवृत्तियों को प्रकाश डाल सकता है। पिक्चर ग्राफ का प्रयोग आपने मैथ में डाटा एनालिसिस के लिए किया है। आइए इस प्रणाली का अध्ययन एक एक्टिविटी के माध्यम से कर इसके लाभ को समझें। इसको हम एक्टिविटी करते हैं कि कैसे हम पिक्चर की हेल्प से चीज़ों को अच्छी से समझ सकते हैं। तो राधेश्याम पुस्तक विक्रेता ने साप्ताहिक पुस्तक की बिक्री का डाटा नीचे दिया गया। इसने बिक्री का डाटा लिखा कि उसने मंडे को कितनी बुक्स बेची, ट्यूसडे, वेडनेसडे सब दी हुई है। तो इसके अनुसार हमने क्वेश्चन देखने हैं। हमारे ऊपर दिए गए टेबल के अनुसार हमें प्रतिदिन बुक की बिक्री दर्शानी है। ये बुक की हमें बिक्री दिखानी है। हमने इसके लिए बुक के चित्र का प्रयोग करने का निर्णय लिया। एक बुक 10 बुक
पुस्तकों का प्रतिनिधित्व करेगी। तो इसको इसने एक डायग्राम से समझाया है, जैसी है मंडे को कितनी बुक्स डिस्ट्रीब्यूट हुई थी इसकी 60, और एक बुक को इसने किसको दिखाया 10। तो 10 का मतलब 10, 20, 30, 40, 50, 60, तो 60 बुक हमारी ऐसे शो रहे, और ये देखने में बहुत ईजी लग रही है और देखने में समझ भी आ रहा है। तो ठीक है बच्चों, आगे पढ़ते हैं। जैसा कि आपने टैबुलर फॉर्मेट में दिया गया डाटा पिक्टोरियल फॉर्म में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि पिक्टोरियल या ग्राफिकल विधि डाटा को आकर्षक तरीके से प्रस्तुत करने में हमारी सहायता करती है। ये किसी भी भाषा की जानकारी से परे है, इससे विश्लेषण जल्दी हो सकता है। इसमें हमें क्या कोई भी भाषा की हमें ज़्यादा जरूरत नहीं होती, इससे विश्लेषण हमारा ईजी हो जाता है। आगे पढ़ते हैं। ग्राफ को समझकर उसकी व्याख्या करना और डाटा का पैटर्न पहचान करना, ये जो हमारे ऊपर टॉपिक हमने दिए हुए थे उसमें से अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। ग्राफ और चार्ट एक डायग्राम है जो दो वेरिएबल को समकोण बनाते एक्सिस पर उनके बीच में संबंध स्थापित करता है। ग्राफ और चार्ट का प्रयोग डाटा को दर्शाने के लिए सबसे पहले 1785 में स्कॉटलैंड इंजीनियर और राजनीतिक अर्थशास्त्री विलियम प्लेवेयर ने लाइन चार्ट, बार चार्ट और पाई चार्ट के रूप में किया था। तो इसमें हम क्या करें, ग्राफ को समझकर ग्राफ बनाना सिखा रहे हैं इसमें हमें कि क्या होता है, दो हॉरिजॉन्टल लाइन होती हैं और ये दो हमारे एक्सिस होती है, ये एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, और ये हमारा जीरो हो गया, मतलब ओ पॉइंट हो गया जहाँ पे ये दोनों कट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने अभी तक कौन कौन से चार्ट पढ़े, बार चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, स्कैटर चार्ट, एरिया चार्ट, बबल चार्ट, रडार चार्ट, डोनट चार्ट और न्यूमेरिक। ये सब क्या होता है, न्यूमेरिक डाटा को रिप्रेजेंट करने पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब हम देखेंगे हमारे पास टाइप ऑफ न्यूमेरिक डाटा किस टाइप का हो सकता है। तो टाइप हमारे पास दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट डिस्क्रीट एंड सेकेंड है कंटिन्यूस। ठीक है, जो आप पढ़ते हैं डिस्क्रीट डाटा क्या होता है एंड कंटिन्यूस डाटा क्या होता है। डिस्क्रीट में इस प्रकार की पूर्णांक डाटा को गिना जा सकता है। इसमें क्या होता है, पूरे वैल्यू आती है हमारे पास 1, 5, 7, 23, ये क्या हमारे पास डिस्क्रीट है, मतलब गैप आया हुआ है, 1 के बाद 5 आ गया, 5 के बाद 7 आ गया। एंड कंटिन्यूस में क्या है, इस प्रकार के डाटा को नापा जा सकता है, इसको हम मतलब मेज़र कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी है। जैसे कि 5.5 इंच, 5.5 क्या हमारे पास डिस्क्रीट है, इसके पीछे अगर इंच लग गया तो ये क्या बन गया कंटिन्यूस डाटा। यह फ्रैक्शन या डेसिमल में नहीं लिखा जा सकता, यह फ्रैक्शन और डेसिमल में लिखा जा सकता है, जैसे 2.5, तो ये क्या हमारे पास कॉन्टिन्यूस, और ये क्या हमारे पास सिर्फ अगर हम 2 लिखे तो ये क्या है डिस्क्रीट। उदाहरण, एक कक्षा में बच्चों की संख्या, लाइब्रेरी में बुक की संख्या, ये सब क्या डिस्क्रीट वैल्यू है। और तापमान, वजन, लंबाई आदि क्या हमारे पास कॉन्टिन्यूस डाटा, क्योंकि इनको हम मेज़र कर सकते हैं, इनकी कुछ इकाई होती है। कॉलम चार्ट, बार चार्ट, पाई चार्ट, स्कैटर चार्ट को डिस्क्रीट डाटा दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है, और कॉन्टिन्यूस डाटा हिस्टोग्राम में दर्शाया जाता है। स्प्रेडशीट में लाइन चार्ट और एरिया चार्ट का प्रयोग किया जा सकता है कॉन्टिन्यूस डाटा को दिखाने के लिए। अब ये बता रहे हैं कि ग्राफ्स आर एवरीवेयर, हम अपने अपनी लाइफ में हर एक जगह आप देखते हो कि ग्राफ यूज़ हो रहे हैं, और वो बताना है कि कहाँ कहाँ हम ग्राफ को यूज़ करते हैं। फर्स्ट हमारे पास ईसीजी की फुल फॉर्म क्या, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। टेस्ट एक ग्राफ के रूप में हृदय की कार्यशैली दर्शाते हुए उसके स्वस्थ या अस्वस्थ होने की जानकारी देता है। ठीक है, ईसीजी में हमारा क्या बन के आता है, हमारे पास ग्राफ बन के आ रहा है, उससे हमें क्या पता चलता है कि वो व्यक्ति क्या है, स्वस्थ है या फिर अस्वस्थ है। फिर सेकेंड हमारे पास सिस्मोग्राफी में भी हमारा ग्राफ यूज़ होता है। सिस्मोग्राफी और सिस्मोमीटर धरती में भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट या किसी अन्य कारण से आए छोटे से छोटे झटके का भी बल अवधि को ग्राफ पेपर पर रिकॉर्ड करता है। इसके अलावा यह पेट्रोल की खोज और धरती की परतों की छानबीन में भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो सिस्मोग्राफ में भी हमारा नाम में भी आया इसका ग्राफ, तो ग्राफ यूज़ किया जाता है। आगे हम पढ़ते हैं। ऊपर दिए गए विवरण को ध्यान से पढ़ें और नीचे दिए गए डाटा को डिस्क्रीट या कंटिन्यूस में श्रेणीबद्ध करें। डिस्क्रीट डाटा के लिए डी और कंटिन्यूस डाटा के लिए सी का टिक का निशान लगाना है। तो जो आपके 4 क्वेश्चन दिए गए इसमें आपको डिस्क्रीट और कंटिन्यूस बता दें कि इनमें से कौन कंटिन्यूस और कौन डिस्क्रीट है। विराट कोहली के 50 मैच में उसका औसत बैटिंग रन रेट, तो वो क्या होगा डिस्क्रीट होगा, क्योंकि इसमें कोई मेजर नहीं होता कि किलोमीटर है, मीटर है, इंच है, तो क्या है डिस्क्रीट हो गया। 10 मोहल्लों के लिए कुल मकानों की संख्या, वो भी क्या डिस्क्रीट है। 2017 में
12 महीनों का न्यूनतम एंड अधिकतम तापमान, ये क्या हो जाए कॉन्टिन्यूस, क्योंकि इसमें डिग्री सेल्सियस लगेगा। दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव में जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में औसत बारिश, तो ये भी कॉन्टिन्यूस है, क्योंकि बारिश में हमारे पास इसकी यूनिट होती है सेंटीमीटर, इतनी सेंटीमीटर बारिश हुई, उतने सेंटीमीटर बारिश हुई, तो ये सब क्या हमारे पास कॉन्टिन्यूस डाटा है। तो स्टार्टिंग के हमारे पास 2 क्या डिस्क्रीट और लास्ट के 2 क्या हमारे पास कॉन्टिन्यूस डाटा। ठीक है बच्चों, अब है टाइप ऑफ चार्ट। चार्ट हमारे पास और ग्राफ कितने टाइप के होते हैं, ये हमारे पास दिए हुए टाइप बार चार्ट, पाई चार्ट, लाइन चार्ट, एरिया चार्ट एंड स्कैटर्ड चार्ट। इसमें से बार चार्ट की भी हमारे पास 2 टाइप हैं, हॉरिजॉन्टल बार नोन एज बार चार्ट एंड वर्टिकल बार नोन एज कॉलम चार्ट। ठीक है बच्चों, ये डायग्राम आप अपनी कॉपी में बना लीजिए ताकि आपको समझने में ईजी हो। अब आगे हम पढ़ते हैं। स्प्रेडशीट में आपको निम्न चार्ट मिलेंगे। स्प्रेडशीट में आपको कौन कौन से चार्ट मिलेंगे। फर्स्ट है हमारे पास एक कॉलम चार्ट। पहले हम कॉलम चार्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। एक कॉलम चार्ट आमतौर पर क्षैतिज श्रेणी अक्ष के साथ श्रेणियाँ दिखाती है और ऊर्ध्वाधर अक्ष के साथ मूल्य दिखाती हैं। कुछ श्रेणियों में वैल्यू से तुलना करने के लिए समय या समय की अवधि में डाटा परिवर्तन दिखाने के लिए उपयोगी है। तो ये आपका कॉलम चार्ट इसने दिखाया हुआ है। नेक्स्ट क्या हमारे पास लाइन चार्ट। इसमें क्या हम लाइन के फॉर्म में ऐसे दिखाते हैं। आंकड़ों के रुझान को समान अंतराल पर प्रदर्शित करने से तुलना करना आसान होता है, जैसे दिन, महीने, तिमाही और वर्ष। तो इसके लिए हम लाइन चार्ट यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पाई चार्ट। पाई चार्ट मदों के योग के समान एक डाटा श्रृंखला में वस्तु के आकार को दिखाते हैं। एक पाई चार्ट में डाटा अंक पूरे पाई को प्रतिशत के रूप में दिखाया जाता है। इसमें परसेंटेज की फॉर्म में दिखाते हैं, जैसे कि 100%। तो परसेंट के लिए हम कौन सा चार्ट यूज़ करते हैं, पाई चार्ट। बार चार्ट व्यक्तिगत वस्तुओं के बीच तुलना को दर्शाते हैं। एक बार चार्ट आमतौर पर ऊर्ध्वाधर अक्षों और क्षैतिज मान अक्षों के साथ स्थित श्रेणी प्रदर्शित करता है। ये आपका बार चार्ट है। नेक्स्ट हमारे पास एरिया चार्ट। प्लॉट किए गए मूल्यों को योग दिखाकर एक एरिया चार्ट में पूरे हिस्सों को संबंध भी दिखा सकते हैं। ये आपका एरिया चार्ट। फिर स्कैटर चार्ट। स्कैटर चार्ट आमतौर पर संख्यात्मक मानों को दिखाने और उनकी तुलना करने के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे वैज्ञानिक, सांख्यिकीय और इंजीनियरिंग डाटा। मतलब क्या है कि स्कैटर डाटा हमारा वैज्ञानिक यूज़ करते हैं या फिर इंजीनियर यूज़ करते हैं, उसके लिए हम स्कैटर डाटा यूज़ करते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं कंपोनेंट ऑफ ए ग्राफ एंड चार्ट, कि ग्राफ और चार्ट बनाने के लिए उसके लिए क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो ये आपके कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट हमारे पास वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस डिपेंडेंट वैल्यू, जो एक्स पे डिपेंड करे उसको बोलते हैं वाई एक्सिस डिपेंडेंट वैल्यू वेरिएबल। ये आपके चार्ट टाइटल, कि आप किसका मतलब चार्ट बना रहे हैं, वो यहाँ पे आप लिखिए चार्ट टाइटल। ये आपकी बार वैल्यू है कि आप इसमें कितनी वैल्यू दिखा रहे हैं, वाई की, तो ये बार वैल्यू हो गई। और ये एक्स की वैल्यू, यहाँ पे एक्स की वैल्यू, यहाँ पे बार की वैल्यू। ठीक है बच्चों, तो ये आपका पूरा डायग्राम हमें, ये इसके कंपोनेंट्स ऑफ चार्ट एंड ग्राफ है। इसमें से कुछ इंडिपेंडेंट होते हैं, कुछ डिपेंडेंट होते हैं। इंडिपेंडेंट हमारा क्या होता है, एक्स एक्सिस, ये स्वतंत्र चर मान है। और डिपेंडेंट क्या होते हैं, वाई हमेशा एक्स पे डिपेंड करते हैं, तो वाई एक्सिस वैल्यू। ये हमारा ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर निर्भर करता है। डिपेंडेंट क्या होता है, इंडिपेंडेंट पे निर्भर करता है। इट मीन्स वाई जो है एक्स पे डिपेंड करता है। आगे पढ़ते हैं। ऊपर दिए गए ग्राफ में वाई एक्सिस की वैल्यू, एक्स एक्सिस की वैल्यू, जो कि वर्ष पर डिपेंडेंट है, इसके अनुसार लिटरेसी रेट की वैल्यू दर्शाई गई है, इसलिए वाई एक्सिस डिपेंडेंट वेरिएबल है। यहाँ पे आपको क्या दिखाएगी कि जो वाई वैल्यू है, इसमें जो लिटरेसी रेट है वो किसके अकॉर्डिंग दिखाएगी, ईयर के अकॉर्डिंग। तो मतलब 2001 में लिटरेसी रेट कितनी थी, 63। तो ये क्या है, वाई एक्सिस जो है डिपेंडेंट है किस पे, एक्सिस पे। जैसे जैसे ईयर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हमारे क्या लिटरेसी रेट हम शो कर रहे हैं। ठीक है बच्चों। एनालाइजिंग डाटा थ्रू ग्राफ। अब हम डाटा को एनालाइज कर सकते हैं ग्राफ की हेल्प से। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए हमारे पास कौन से ग्राफ है। हमारे पास बार चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, कॉलम चार्ट या अन्य किसी चार्ट या ग्राफ के रूप में एकत्रित किए गए, प्रदर्शित किए गए डाटा के अर्थ की व्याख्या करने की प्रक्रिया को डाटा एनालिसिस कहते हैं। तो ये आपकी क्या एनालिसिस की डेफिनेशन है कि इसके अगर हम इनकी हेल्प से अगर हम डाटा को एनालाइज करते हैं या उसकी व्याख्या करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, डाटा एनालिसिस।
आगे हम पढ़ते हैं। तो विश्लेषण हमने किया, जैसे कि चार्ट के प्रकार जो कि पूर्व सेक्शन में समझाया गया है उसका अध्ययन कर ग्राफ के प्रकार पहचाने। या आपको अपने खुद करने हैं कि जो मैंने अभी वर्कशीट में समझाए हैं पूरे ऊपर चैप्टर में आपको लिखने हैं। यह ग्राफ क्या दर्शाता है, यहाँ पे आपको ग्राफ दिया गया, इसमें आपको बताना है कि ग्राफ चार्ट के प्रकार जो कि पूर्व सेक्शन में दिखाया गया उसका अध्ययन कर इस ग्राफ के प्रकार को पहचाने। तो ये किस टाइप का ग्राफ है हमारे पास, बार चार्ट। ये ग्राफ क्या दर्शा रहा है, ये क्या दर्शा रहा है हमारे पास कि हमारे किस किस एरिया में कितने हमारे पास टाइगर्स है, 2006 में कितने थे और 2010 में कितने हैं। ये येलो लाइन हमारे 2006 की दिखा रहा है और ये हमारे 2010 की दिखा रहा है। ठीक है बच्चों, इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास एरिया है, जैसे कि शिवालिक, गंगाटिक प्लेन, ये सारे क्या इंडिपेंडेंट है। नेक्स्ट क्या हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल ये हमारे पास ये 2006 एंड 2010 का जो हमें डाटा दिया हुआ क्या है, डिपेंडेंट है। ठीक है बच्चों, तो ये सब आप पढ़ लेना, ये सब मैं ऊपर बता चुकी हूँ। आगे हम पढ़ते हैं। अब आपको बताना कि ये किस टाइप का ग्राफ है, ये किस टाइप का ग्राफ है हमारे पास, बार ग्राफ। यह ग्राफ क्या दर्शा रहा है, डिपेंडेंट वेरिएबल को पहचाने, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को पहचाने, एक्स की वैल्यू, एक्स एक्सिस की वैल्यू ये क्या है, ये क्या दर्शाती है, सबसे ज़्यादा फूड ग्रेन का उत्पादन किस साल हुआ, सबसे ज़्यादा फूड ग्रेन का उत्पादन किस साल हुआ है, आपको दिख रहा है यहाँ पे 2013 एंड 14 में। तो यहाँ पे आप लिखो 2013 एंड 2014। सबसे कम कॉटन का उत्पादन किस साल हुआ, कॉटन का उत्पादन सबसे कम कब हुआ है, कॉटन क्या हमारे येलो से दिखा रहे हैं, और सबसे कम कहाँ है यहाँ पे, तो 1980 एंड 1981 के बीच में। यहाँ पे लिखो 1980 टू 81 के बीच में हमारा सबसे कम उत्पादन हुआ है कॉटन का। ठीक है बच्चों, तो ग्राफ के प्रयोग से संबंध स्थापित कर अनुमान लगाना। अब हम अनुमान लगाना सीखेंगे कि ऐसे हम ग्राफ की हेल्प से अनुमान लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको राधे श्याम जी स्वादिष्ट आइसक्रीम के विक्रेता है, उनकी दैनिक बिक्री को तापमान के हिसाब से नीचे दिए गए टेबल में दर्शाया गया है। आइए हम इस स्प्रेडशीट में लिखें और उस बार ग्राफ की सहायता से प्रस्तुत करें। ठीक है, कि इसमें लिखा है कि जो टेम्परेचर है लेस देन 50 उसकी सेल है 400, 15 से 24 जो टेम्परेचर आइसक्रीम का उसमें कितना है 900, और 25 टू 34 अगर टेम्परेचर है इन्वायरमेंट में तो उसका कितना 1500 उसकी सेल होती है। 35 टू 45 है तो 2500। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़े वैसे वैसे सेल भी इंक्रीज़ हो रही है। तो ये सब हमें बताया गया है। अब इसको हम स्प्रेडशीट में बनाएंगे। हमने टेबल को सिलेक्ट किया, ये टेम्परेचर लिखा हमने, यहाँ पे हम सेल ऑफ आइसक्रीम लिखी, ये हमारी हेडिंग हो गई। तो अब हम क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे वैल्यू इन ए स्प्रेडशीट। इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे। इंसर्ट टैब आपको दिखाई देगा जब भी आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जाएंगे। ठीक है, उसके बाद चार्ट टैब में विभिन्न चार्ट टाइप में से आप अपनी आवश्यकता अनुसार चार्ट चुनें। तो जैसे आप इसके बाद जाओगे तो चार्ट आएगा आपके पास, तो आपके ये सारे चार्ट आए हुए हैं, तो इसमें से आप कोई भी चार्ट सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे इसके बाद हमने किया 2D चार्ट ले सकते हो, 3D चार्ट ले सकते हो, ये सब आप जो भी आपको पसंद है वो ले सकते हो। कॉलम पर क्लिक करने पर नीचे एक ऑप्शन मिलते हैं, अपनी पसंद का कॉलम चार्ट चुने और इसमें से हम पहला चार्ट चुने। तो हमने इसमें से पहला चार्ट चुने हैं, कॉलम चार्ट इंसर्ट हो जाएगा। इस प्रकार हमारा सबसे पहले जो कॉलम चार्ट इंसर्ट हो गया, ये हो गया हमारे पास, और ऑटोमेटिकली हमारे पास ये बन के आ गया कि 15 से कम में इतनी सेल हो रही है, इतनी इतनी इतनी। तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है वैसे वैसे हमारी सेल भी इंक्रीज़ हो रही है। जैसा कि आपने देखा कि चार्ट में कुछ कमी है, जैसे कि हेडिंग लेजेंड हमारे अनुसार नहीं है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का टाइटल भी नहीं है, ये ऑटोमेटिकली बन के आए, तो इसको हम कुछ चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो एडिटिंग करनी है हमें, एडिटिंग मतलब उसमें कुछ चेंज करने के लिए होता है। हेडिंग बदलने के लिए उस पर हम डबल क्लिक करेंगे और उपयुक्त हेडिंग लिखेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा है, यहाँ पे हम इसको चेंज कर सकते हैं। इस पर हम एंटर मारेंगे और ये हमारा चेंज हो जाएगा, डबल क्लिक। अपने बने हुए चार्ट को क्लिक करने पर चार्ट टूल आपको डिज़ाइन टैब के ऊपर दिखाई देगा। जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करोगे आपको ये डिज़ाइन टैब आपके ऊपर आ जाएगा। तो आप इसमें से अपना कोई भी डिज़ाइन सेलेक्ट करके आप अपना ग्राफ
बना सकते हैं। लीजेंड का विवरण बदलने के लिए डाटा ऑप्शन में सिलेक्ट डाटा पर क्लिक करें, नीचे दिया गया डायलॉग बॉक्स दिखेगा। ठीक है, अगर आपने लीजेंड का विवरण और डाटा ऑप्शन में से सिलेक्ट डाटा पर क्लिक करके नीचे दिया हुआ हमारा डायलॉग्स बॉक्स खुल जाएगा, उसमें आप एडिटिंग पे क्लिक करके अपनी जो वैल्यू है उसको आप चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि अगर आपको सेल ऑफ जिस सेल में सीरीज़ का नाम है उसे क्लिक करने पर उसमें लिखा टेक्स्ट लीजेंड एंट्री बन जाएगा। ठीक है, जो भी आप यहाँ पे लिखोगे वो आपका लीजेंड में दिखाई देगा। जैसे कि यहाँ पे सेल ऑफ आइसक्रीम, ओके क्लिक करने पर शीट 1 में के B2 सेल की वैल्यू सीरीज़ का नाम बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा लास्ट में अब क्या लिखा गया, जो हमने चेंज किया था सेल ऑफ आइसक्रीम लिखा आ रहा है। पहले ये क्या था, ऑटोमेटिकली आ रहा था, अब हमारे ये क्या जो हमने लिखा उसको हमने एडिट करके लिखा तो वो वैल्यू आ गई है। थर्ड स्टेप क्या हमारे पास, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का टाइटल चार्ट में लिखने के लिए आपको चार्ट लेआउट जो कि चार्ट टूल में 3 में दर्शाया गया है उसे क्लिक करने कर अनुकूल लेआउट बनाएं। ठीक है, आप इसके अनुसार यहाँ से सिलेक्ट करके चार्ट लेआउट ले सकते हैं और उसी हिसाब से आप अपना नया लेआउट चुन सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इतना बच के लिए बहुत है, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।